आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे भाग 5 का पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। ठीक है, जिसके अंदर आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा उदारीकरण। तो देखिए हम आज उदारीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो उदारीकरण हम समझो उदारीकरण क्या होता है। देखिए उदारीकरण जो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आर्थिक सुधारों के तहत शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया 1993 के अंदर। ठीक है ना। देखिए उदारीकरण क्या है। उदारीकरण क्या होता है, आर्थिक नीतियों नियमों तथा कानूनों के सरलीकरण से है, सरलीकरण की प्रक्रिया से है। ठीक है, यानी आर्थिकरण वो प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक नीतियों नियमों कानूनों को क्या करेंगे, सरल करेंगे। ठीक है, यानी हमने क्या किया था, आजादी के बाद में हमने अपने उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्थिक नीतियां थोड़ी कठोर बनाई थी, नियम बनाए थे, कानून बनाए थे। उन्हीं कठोर आर्थिक नीतियों नियमों कानूनों को सरल करने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 1990 में है ना, 1990 के समय जो अपनाई गई विकास नीति थी है ना, तो विकास नीति 1990 की विकास रणनीति में क्या था, सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था के नियंत्रक उत्पादक की थी। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था क्या थी, अर्थव्यवस्था के नियंत्रण की थी। मैंने बताया था कि आपको सुरक्षा प्रदान की गई थी उद्योगों को। सुरक्षा प्रदान जब उद्योगों को की गई थी तो सरकार की ऐसी थी, मतलब वो अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे थे, नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने की कोशिशें की जा रही थी इस समय। ठीक है, और उत्पादन की थी, पता उत्पादक की थी ठीक है ना। अब देखो विकास रणनीति में सरकार ने क्या किया था, अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किया, तो उत्पादक खुद उत्पादक बन गई थी। ठीक है ना। अब देखो ये जो भूमिका है यानी इसका निर्वहन करने के लिए अनेक प्रतिबंध नियंत्रण प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है ना, तो निर्वहन करने के लिए क्या लगाए गए थे, अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे, अनेक प्रतिबंध है ना, और नियंत्रण लगाए गए थे, नियंत्रण स्थापित किए गए थे। ठीक है ना, तो कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, कई तरह के कंट्रोल उन पे स्थापित किए गए थे, यानी लगाए गए थे। ठीक है ना, प्रतिबंध लगा दिए। अब सरकार की जो नीति है, ठीक है, सरकार द्वारा 1991 में, ठीक है ना, जो नई आर्थिक नीति थी, क्या थी, नई आर्थिक नीति जो सरकार ने बनाई, नई आर्थिक नीति। देखिए सरकार ने जो नई आर्थिक जो नीति बनाई थी, इस नीति के अंतर्गत क्या था, तो सरकार 1993 में क्या बनेगी, नई आर्थिक नीति बनाएगी। इस नई आर्थिक नीति में क्या था, इसमें था कि जो अवांछित जो नियंत्रण है, क्या है, अवांछित नियंत्रण और प्रतिबंधों को, ठीक है ना, और प्रतिबंधों को क्या करना है, समाप्त करना है। ठीक है ना, प्रतिबंधों को समाप्त करना है। ये आर्थिक नीति हमने नई आर्थिक नीति बनाई गई थी और इसी को हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उदारीकरण कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उदारीकरण समझ में आ गया होगा। ये सरकार द्वारा लगाए गए अवांछित नियंत्रण और प्रतिबंधों को समाप्त करने को हम उदारीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब क्या क्या किया गया है, तो सबसे पहले क्या क्या इसके अंतर्गत, यानी इस नीति के, इसके अंतर्गत, यानी इस नीति के द्वारा क्या क्या किया गया, तो देखिए क्या किया गया था। तो सबसे पहले क्या किया गया था, नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। क्या गई, नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, घोषित की गई। तो और दूसरी जो थी, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। क्या गई, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार की प्रक्रियाओं को शुरू किया गया। सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधारों की प्रक्रिया को क्या किया गया, शुरू किया गया। नई औद्योगिक नीति को क्या किया गया, लागू किया गया। ठीक है ना। अब इसमें जितने भी वित्तीय क्षेत्र थे, बाहरी क्षेत्र थे, विदेशी विनिमय थे, इन सब व्यवस्था को क्या इसमें सुधार किया गया। तो जो अनावश्यक नियम थे उनको खत्म कर दिया गया। ठीक है, देखिए इसी में आगे देखते हैं। तो उदारीकरण की प्रक्रिया फलस्वरूप क्या हुआ, मैंने जब उदारीकरण किया तो उदारीकरण के फलस्वरूप क्या होगा, उदारीकरण के फलस्वरूप ठीक है ना, क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था समाज में अर्थव्यवस्था पूंजी की मिश्र अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। क्या हो गई, अर्थव्यवस्था जो थी, देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। पहले हमारे पास मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, यहाँ से बदल के पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था बन गई। पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो उदारीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ, अर्थव्यवस्था समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये हुआ। अब इसमें सरकारी हस्तक्षेप में कमी आएगी। क्या आएगी, मुख्य कारण यही था, यदि सरकार का नियंत्रण कम करना था तो सरकारी हस्तक्षेप में कमी। ठीक है ना, कमी, सरकार का नियंत्रण कम हुआ। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार बनी। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गई, मुक्त बाजार बन गई। मुक्त बाजार ठीक है ना, कि और उन्मुख हो गई। ठीक है ना, उन्मुख हो गई। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो गया, मुक्त बाजार बन गया। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था बंद बाजार थे। बंद बाजार थे मतलब सरकार का नियंत्रण था, बाहर के विदेशी देश जो है भारत के अंदर अपना व्यापार नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, लेकिन अब वो चीज हटाई, क्या कर दी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या कर दिया कि मुक्त बाजार, यानी जो नियंत्रण थे वो हटा दिए, सरकार हस्तक्षेप कम कर दी, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था हो गई। यानी कोई भी देश जो है यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना निवेश कर सकता है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, शुरू कर सकता है। ठीक है, अब उदारीकरण से क्या होगा कि जो संरचनात्मक दृढ़ीकरण था वो खत्म हो जाएगी। है ना, उदारीकरण से क्या होगा, उदारीकरण से क्या हुआ कि जो अर्थव्यवस्था में कि जितनी भी संरचनात्मक दृढ़ताएं थी, संरचना से संबंधित जितनी भी दृढ़ताएं थी वो सब खत्म हो जाएगी। दृढ़ताएं क्या हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक क्षेत्र और नीतियों में सरकारी पदों को समाप्त करके अर्थव्यवस्था
में उत्पादन और व्यापार की क्रियाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया ही क्या होती है? उदारीकरण होती है। तो इसकी परिभाषा देखिए यहाँ पे, परिभाषा क्या हो गई? आर्थिक नीतियों, किसी नीतियों? सरकार की, ठीक है ना। आर्थिक नीतियों तथा क्षेत्रों में सरकारी बाधाएं को समाप्त करना। सरकारी नियंत्रण यानी सरकार जो बाधाएं हैं, सरकारी बाधाएं को क्या करना? समाप्त करना, यानी खत्म कर देना, समाप्त करके अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या करना है? उत्पादन तथा व्यापार क्रियाओं को सरल बनाना, बनाने की प्रक्रिया ही क्या है? उदारीकरण है, ठीक है ना। यानी आर्थिक नीतियां जो है और क्षेत्रों में सरकारी बाधाओं को कम करेंगे, कम करके उत्पादन और व्यापार क्रियाओं को सरल बनाना है। ये उत्पादन की क्रिया कैसे करेंगे, व्यापार क्रिया कैसे करेंगे, उसको सरल बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो भारत में देखो, अब देखो यहाँ पे ये भी आता है जिसे हम उदारीकरण बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? उदारीकरण बोलते हैं, जिसे हम उदारीकरण कहते हैं। वास्तव में क्या है वो? ठीक है ना, वास्तव में वो क्या है? वास्तव में अर्थव्यवस्था में, किसमें? अर्थव्यवस्था में पश्चिमी जो देश है उनके प्रयोग को बिना सोचे समझे लागू किया गया, ठीक ना। अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों के प्रयोगों को बिना सोचे समझे लागू किया गया, बिना सोचे समझे लागू किया गया। वास्तव में क्या है कि जो अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के प्रयोग जो थे उनको बिना सोचे समझे हमने लागू किया। ये वास्तव में उदारीकरण का एक मीनिंग है, ठीक है ना। तो इससे तो प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव भारत में क्या पड़ा है? तो देखो, प्रभाव ये पड़ा है कि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी झुकाव रखने के कारण दोहरे पे आके खड़ा हो गया था, जहां से स्वदेशी की मौलिक अर्थ यानी जो स्वदेशी की जो भावना है, स्वदेशी है ना, कि मौलिक अर्थ संस्कृति को लौटना असंभव हो गया, कि और लौटना क्या हो गया? असंभव हुआ, हो गया। हमारा जैसे हमारे अर्थव्यवस्था खुली, विदेशी सामानों की बाढ़ भारत में, तो स्वदेशी की जो मौलिक अर्थ की जो संस्कृति है, जो स्वदेशी की जो भावना है, वो लगभग खत्म हो गई, ठीक है। इसलिए आज भी हम देखो ज्यादा जो सामान है मेड इन फ्रांस है, मेड इन चाइना है ना, ये तो हम सामान ज्यादा हम खरीदना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था इस तरीके से हो गई कि हम बाहर से आने वाले सामान को मना नहीं कर सकते, सरकार नहीं कर सकती है मना उसको, क्योंकि हमने वो शर्तें मानी है उनकी, ठीक है। अब देखो फायदा इसका किसने उठाया? पूंजीवादी देशों ने उठाया, ठीक है ना। तो पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी देशों ने, ठीक है ना, ने भारत को यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय क्या बने? अर्थव्यवस्था को विश्व पर ना
विश्व आर्थिक मंच पर एक नई प्रयोगशाला के रूप में सामने ले आई, एक नई प्रयोगशाला बनाई, ठीक ना, बनाई। ठीक है, अब भारत को क्या बना दिया ना, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या बने, प्रयोगशाला बने। प्रयोगशाला यानी जो सामान वो बनाएंगे भारत में क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। अब बेचने के लिए वो क्या करें, प्रयोग करना पड़ेगा उनको कि भाई हमारा कौन सा सामान ये लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो उन्होंने हमारी जो जनसंख्या उसको टारगेट किया, जनसंख्या में भी कौन, मध्यम वर्ग को ज्यादा टारगेट किया और उनके अनुसार सामान बनाना शुरू किया और यहाँ पे बेचना शुरू किया। ठीक है ना, तब आप ये देखिए कि जो भारत का सामान जब वो यहाँ बाहर का सामान यहाँ बेचेंगे तो भारतीय सामान तो नहीं बिक पाएगा। तो इस वजह से एक प्रयोगशाला हो गई। हर चीज हर बार कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, वो भारत में बेचने की उसको वो कोशिश करते हैं। और भारतीय सरकार जो है, अब चाहे वो चीज जो है वो खराब हो, क्वालिटी कैसी निम्न स्तर की हो या उच्च स्तर की, उसका भी कोई सरकार कोई नहीं कर सकती है इसमें। ठीक है, अब देखिए सक्षम मध्यम वर्ग जो है, सक्षम मध्यम वर्ग, ठीक है ना, सक्षम मध्यम वर्ग क्या हो गए, पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गए, पूंजीवादी देशों के निशाने पर आ गए। ठीक है ना, मतलब पूंजीवादी देशों को पता था कि ये जो वर्ग ऐसा है जो हमारे प्रोडक्ट खरीद सकता है, इसलिए हमें उनके हिसाब से क्या करना चाहिए, उनके हिसाब से हमें अपने उत्पादक जो है, जो उनके जो भी वस्तुएं हैं वो बनानी चाहिए। ठीक है ना, यानी ऐसे वस्तुएं बनाए तो उनके बजट में भी आ जाए और ये चीजें हमारी खरीद ले, और अच्छी चीज बनाएंगे जो उनके काम आएगी तो वो जरूर निश्चित ही उन चीजों को क्या करेंगे, खरीदेंगे। ठीक है ना, अगला जो टॉपिक हमारा आने वाला है, वो अगला जो टॉपिक है वो निजीकरण है, जो हमने उदारीकरण के साथ ही निजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की थी सरकार ने। ठीक है ना, किसी निजीकरण की। ठीक है, अब ये निजीकरण क्या है, तो देखिए निजीकरण क्या है, उसकी परिभाषा बताएं मैं आपको। क्या करते हैं, निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की भूमिका को, किसकी, निजी क्षेत्र की भूमिका, है ना, में वृद्धि करने की प्रक्रिया, है ना, तो भूमिका में वृद्धि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निजीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, निजीकरण कहलाती है। ना, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनीज है, उनका जो रोल है उसको ज्यादा बढ़ाना है ना, उनकी जो भूमिका है उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, वृद्धि करना है। तो ये जो प्रक्रिया है उसे हम निजीकरण कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि भारत के अंदर कई चीजों में निजी क्षेत्र बहुत आगे चल रहा है। जैसे अभी रेलवे के अंदर भी जो है, रेलवे भी निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी चल रही है और कुछ ट्रेनों का संचालन जो है निजी क्षेत्र शुरू कर भी चुका है। ठीक है ना, तो ये सब जो है वो निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तब इसमें क्या करेंगे, यानी इस प्रक्रिया के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या होता है, अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को अधिकार प्रदान किए जाएंगे। यानी क्या होगा कि जो निजी क्षेत्र होंगे, निजी क्षेत्रों को क्या मिलेगा, अधिक अवसर मिलेंगे, अधिक अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है ना, पहली बात इसमें ये हो जाती है। फिर दूसरी बात ये होती है, जो सार्वजनिक क्षेत्र जो है, यानी जो इसको हम सरकारी क्षेत्र बोलते हैं, तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को क्या करेंगे, कम करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को क्या करेंगे, कम करेंगे। सरकार की भूमिका को क्या करना है, कम करना है। तो उसने यही किया गया, तो घटे गई थी। ठीक है ना, निजीकरण की प्रक्रिया में क्या किया जाएगा, उन सभी को शामिल किया जाएगा। निजीकरण की प्रक्रिया में उन सभी आर्थिक नीतियों को शामिल किया जाता है जिसे निजी क्षेत्र के विषय को बढ़ावा देता है। तीसरी बात ये हो जाती है कि निजीकरण की प्रक्रिया में
निजीकरण की प्रक्रिया में, है ना, उन सभी, किसको, उन सभी आर्थिक नीतियों को शामिल किया जाएगा, वो शामिल किया जाएगा जिससे, है ना, जो क्या होगा, ऐसी नीतियां होंगी जो निजी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देती है, उन्हीं को क्या करना है, आगे बढ़ाएंगे। तो निजीकरण प्रक्रिया क्या करेगी, जितनी भी आर्थिक नीतियों को उनमें वो सभी आर्थिक नीति शामिल हो जाएगी जो कि निजी क्षेत्र को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। इसके विस्तार को क्या करेगी, विस्तार को बढ़ावा देगी, बढ़ावा देगी, ठीक है। चलिए, ये बात है। अब निजीकरण का तात्पर्य क्या हुआ, ठीक है ना, अर्थ देखिए, हम निजीकरण के अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। तो निजीकरण क्या है, निजीकरण का तात्पर्य, निजीकरण का तात्पर्य क्या होगा, सार्वजनिक या राज्य संपत्तियों, है ना, को निजी स्वामित्व या नियंत्रण देने की प्रक्रिया से लिया गया है, प्रक्रिया से लिया जाता है, ठीक है ना। निजीकरण का तात्पर्य क्या होगा, सार्वजनिक या राज्य संपत्तियों को निजी स्वामित्व या नियंत्रण देने की प्रक्रिया से लिया जाता है, इसको हम निजीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1990 तक जो अपनाई गई थी नीति थी, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए थी, इसमें क्या थी, सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक बढ़ावा दिया गया था, सार्वजनिक, है ना, क्षेत्र के पास अधिक क्या थे, अधिकार थे, ठीक है ना। ये सार्वजनिक क्षेत्र के पास अधिक अधिकार थे। निजी क्षेत्र को जो है सरकार जो है वो नियंत्रण में रखती थी, ठीक है ना। और अनेक उद्योगों की स्थापना तो लाइसेंस की अनिवार्यता की गई थी। इसमें क्या किया गया था कि उद्योगों की स्थापना के लिए, किसकी, उद्योगों की स्थापना के लिए, है ना, स्थापना के लिए क्या करना पड़ता था, लाइसेंस की, है ना, उद्योगों की स्थापना के लिए क्या करना पड़ता था, लाइसेंस जो होते हैं, है ना, कि अनिवार्यता कर दी गई थी। तो आपको कि उद्योग करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, अनिवार्यता कर दी, ठीक है ना। यही तक क्या है कि अनिवार्यता कर दी, और नीति निर्णय में निजी क्षेत्र के विकास को सीमित कर दिया गया। निजी क्षेत्र ज्यादा विकास नहीं कर पाए, उसको सीमित किया गया था, ठीक है ना। सार्वजनिक, अब इसमें ऐसा क्या होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र का तो क्या हुआ, विकास हुआ, विस्तार हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र का क्या होता है, विस्तार हो जाता है, विस्तार होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र का तो क्या होता है, विस्तार हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। निजी क्षेत्र के विस्तार तो ज्यादा हुआ, उत्पादकता क्या हो गई, कम हो गई। उत्पादकता क्या हुई, कम हुई, ठीक है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे कई जो थी फैक्ट्रियां थी, वो क्या बन गई, सरकार के लिए भी बोझ बन गई, मुसीबत होगी कि उनको चलाना मुसीबत पड़ गया, ठीक है ना। इस दौरान क्या हुआ कि 1991 में औद्योगिक नीति में लाइसेंस को लगभग समाप्त कर दिया। तो इसमें जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी, अभी ये नई औद्योगिक नीति थी, इस नीति में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लाइसेंस की अनिवार्यता को
क्या किया, समाप्त किया गया, क्या गया। तो लाइसेंस के अनिवार्य तो वो क्या कर दिया, इसमें समाप्त कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, ठीक है ना। और निजी क्षेत्र के विकास के लिए नए द्वार खुल गए, ठीक है ना। निजी क्षेत्र जो है को विकास के अवसर मिले, विकास के अवसर मिल गए, मिले, ठीक है ना। और निजीकरण के कारण ही या निजीकरण के द्वारा 1993 में अर्थव्यवस्था के उन सभी क्षेत्रों को खोल देगा जब निजी क्षेत्र के लिए वर्जित है। यानी निजी क्षेत्र के लिए जितने भी क्षेत्र जो कंट्रोल में थे वर्जित करेंगे तो उन सबको क्या कर दिया गया, फिर से ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया। निजीकरण को भी क्या मिला, उनको भी फायदा इसका दिया गया, ठीक है। निजीकरण में क्या किया जाता है, सार्वजनिक उद्यमों से अपना अंश निजी क्षेत्र को बेचना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, राज्य द्वारा सार्वजनिक यानी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार अपनी, सार्वजनिक क्षेत्र से यानी सार्वजनिक उद्यमों से, है ना, अपना अंश जो है निजी क्षेत्र को बेच देना, क्षेत्रों को बेच देना, ठीक है ना। ये क्या है, ये यानी जो राज्य हो गए, यानी जो गवर्नमेंट होगी, यानी जो देश होंगे, वो क्या करेगा, जो सरकार के जितने भी क्षेत्र है, जो उद्यम है, उनमें उनका जितने भी अंश है, यानी अगर किसी उद्यम किसी उद्योग के अंदर सरकार का 100% अंश है, तो वो क्या करे, 100% अंश का यानी 50% तो वो क्या करे, निजी क्षेत्र को बेच देती है। यानी अब उस उद्यम को 50% कंट्रोल कौन कर रहा है, वो करेगी, कौन करेगी, निजी क्षेत्र करेगी, क्योंकि उसके लिए उतना उसने पैसा दिया होगा सरकार को, ठीक है ना। ये चीज क्या रहता है, तो सरकार या राज्य क्या करे, सार्वजनिक उद्यम में अपने हिस्से का एक भाग या तो वो एक भाग बेचेगी या पूरे उद्यम में उनके हवाले कर देगी, ठीक है ना। कितना हिस्सा बेचा जाए तो सरकार की नीति पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये आपकी निजीकरण की एक प्रक्रिया है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वैश्वीकरण के बारे में बताऊंगा और स्वदेशी की जो अवधारणा है वो मैं आपको तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए अपने 4 प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न कहते हैं, आपके पाठ्य पुस्तिका का प्रश्न है। इसमें उदारीकरण किसे कहते हैं, निजीकरण से क्या तात्पर्य है, और उदारीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप और संरचना में क्या क्या परिवर्तन उत्पन्न किए आपको बताएंगे। फिर नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अपनाए गए आर्थिक सुधारों का आपको वर्णन करना, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।